हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी के पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में। और आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट 2 का पार्ट 1। इससे पहले हम यूनिट 1 के तीनों पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पाइथन कैसे डाउनलोड करना है और उस पर काफ़ी बेसिक ऑपरेशंस, वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या होती है, हमने इन सब के बारे में बात किया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर, जिसमें हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर है। हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स जिसमें इफ एल्स, इफ एल इफ एल्स और नेस्टेड कंडीशन, हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये आसानी से समझ में आएगा। आपको बस जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको इसको अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखना है एग्जाम्स में, और आपके अच्छे नंबर मैं गारंटी करता हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पाइथन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है। टॉपिक का नाम है कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो का सिंपल मतलब होता है कि प्रोग्राम किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा, मतलब पहले क्या रन होगा, फिर क्या रन होगा, या फिर अगर ये कंडीशन है तो ये रन होगा, अगर ये कंडीशन नहीं है तो कुछ और रन होगा। ठीक है, जैसे रियल लाइफ में हम हर काम सीक्वेंस में करते हैं। जैसे पहले उठे, फिर हमने ब्रश किया, फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर हम कॉलेज गए। वैसे ही कंप्यूटर को भी बताना पड़ता है कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। अगर हम किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना हो या कोई काम बार बार करना हो, तो हम कंट्रोल फ्लो का यूज़ करते हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे डिसीजन मेकिंग पाइथन में। हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, हम प्रिंटिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम नेस्टेड लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ब्रेक, कंटिन्यू और पास, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेक्चर के एंड तक आप खुद सिंपल प्रोग्राम बनाने लग जाओगे। तो स्टूडेंट्स, हम एक काम करते हैं, हम आज के लेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट होगा पार्ट 1, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इफ एल्स, इफ एल इफ एल्स, ये सब आता है। ठीक है, और फिर हम पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम लूपिंग के बारे में पढ़ेंगे। लूपिंग आपका नेक्स्ट लेक्चर अलग से भी है, लेकिन आज हम लूपिंग का थोड़ा सा जस्ट ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप होते क्या हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग आपको अगले लेक्चर में दिखाऊंगा मैं। आज हम इनके बारे में समझ पाएंगे कि ये असल में करता क्या है। ठीक है, और हम लास्ट में ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कंट्रोल फ्लो असल में ज़रूरी क्यों है, मतलब क्या फ़ायदा अगर मैं इसको पहले रन करूं या फिर मैं इसको पहले रन करूं, मेरे को क्या मिलेगा इससे असल में। ठीक है, अगर कंप्यूटर हर लाइन को बस ऊपर से नीचे तक पढ़ेगा या एग्जीक्यूट करेगा, तो कभी डिसीजन ही ना लेगा वो तो। ठीक है, मतलब हम इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि एटीएम का हमने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, एटीएम पे अगर पिन सही डलता है तो फिर, जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल है एटीएम में, कि क्या पिन सही है या फिर क्या बैलेंस है आपके अकाउंट में। अगर ये चीज़ें सही है तो ही आप विड्रॉ कर सकते हो। आप समझे, जैसे कि अगर हमने पिन सही डाला होगा तभी आप आगे के स्टेप्स को पढ़ोगे। इससे आप समझे कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी आप आगे जाओ। फिर हम देख रहे हैं, अगर हमारे पास बैलेंस है तभी आप पैसे विड्रॉ करो, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप विड्रॉ क्या करोगे। ठीक है, ये सारी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब आप सब इंस्टाग्राम तो चलाते ही होगे, तो अगर आपने इंस्टाग्राम लॉगिन किया, अगर आपका यूज़र नेम सही है और आपका पासवर्ड सही है, फिर ही आप लॉगिन कर पाओगे। समझ लो, ये कंडीशन हुई कि आपका दोनों सही होना चाहिए। ये कंडीशन इफ़ में आती है। इफ़ आपका यूज़र नेम ये हुआ तो आप लॉगिन कर जाओ, अगर गलत हुआ तो फिर एरर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से समझते हैं। तो हम मानते हैं कि आप सब अभी 18-19 ईयर्स के तो हो गए ही। ठीक है, तो अब हम मानते हैं कि आप लोग वोट देने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। मान लो किसी की एज 20 डाल दी मैंने यहाँ पे। मैं कर रहा हूँ कि अगर सबको पता है कि वोट देने के लिए आपकी एज 18 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 या उससे ज़्यादा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो प्रिंट कर दो कि आप एलिजिबल हो। ठीक है, इसको और ढंग से लिख देता हूँ, एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर प्रिंट कर दो एलिजिबल हो आप वोट करने के लिए। अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे प्रिंट कर दो कि एक्सेस डिनाइड। तो अभी हमारे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे एज 20 डाल रखी है अपनी, तो मेरे को लगता है कि मेरे पास आंसर एलिजिबल आना चाहिए। बिल्कुल,
अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबल टू वोट आ गया। अब मान लो मैं आपके छोटे भाई या छोटे बहन की एज डालता हूँ इसमें। अब मैं डालता हूँ कि एज 15 से लेस है मेरी, तो अब भाई क्या आएगा? क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं। तो क्या ये रन होगा? नहीं, सीधा एल्स स्टेटमेंट रन होगी। अगर इफ नहीं पढ़ रहा हमारा कंप्यूटर, तो हमारा कंप्यूटर सीधा एल्स पढ़ेगा। ठीक है, एक्सेस डिनाइड। आप देख सकते हो कि कितना बेसिक है इसका और कितना इजी है ये समझना कि या तो कंडीशन ट्रू है तो रन करो, अगर नहीं है तो दूसरी वाली स्टेटमेंट रन करो। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं इफ स्टेटमेंट की। अभी हम पीछे ही जस्ट अभी एग्जांपल देख के आए हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है। सबसे बेसिक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है हमारी इफ, कि इफ कंडीशन है, इफ कंडीशन ट्रू है आपकी, तो अब अपना कोड रन करो आगे। ठीक है, यहाँ आपको ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाइथन ब्रैकेट्स को इग्नोर कर देता है इफ के वैसे ही। ठीक है, पाइथन में स्पेस देना ज़रूरी है। अभी जैसे मैंने अभी जस्ट आपको एज का एग्जांपल दिया, चाहे तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देखना कि यहाँ पे मैंने एज अपना 20 डाल रखा था, और अगर मैं डालता हूँ कि मेरी एज 18 से बड़ी है या फिर इक्वल है, तो लिख दो एलिजिबल टू वोट, नहीं तो वो बात की बात है। ठीक है, तो हमने देखा कि इफ कंडीशन, तो जो इफ के साइड में कंडीशन लिखी है आपने, अगर वो ट्रू है तो ही उसके नीचे वाली स्टेटमेंट रन होगी। ठीक है, अभी जैसे हमारा एज 20 था तो अब हम एलिजिबल टू वोट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इफ स्टेटमेंट का। अब आप मेरे को खुद बताओ कि अगर आपके मार्क्स 80 है और मैं लिखूं कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, तो लिख दो फुल। ठीक है, प्रिंट पास कर दो प्रिंट। ठीक है, तो फिर अब आप मेरे को बताओ कि अगर आपकी मार्क्स 80 है और स्टेटमेंट्स थी कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 100, तो क्या वो प्रिंट करेगा? बिल्कुल सही जवाब, वो प्रिंट ही नहीं करेगा क्योंकि हमने कंडीशन ही हमारी फॉल्स हो गई है। ठीक है, तो वो इफ को हटा के एल्स को रन करेगा, जो भी हम एल्स में लिखेंगे। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की। अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है इफ में, तो इफ वाला ब्लॉक रन होगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है इफ में, तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक रन होगा। ठीक है, अगर दो पॉसिबिलिटीज़ हो, ट्रू या फॉल्स, हम तब यूज़ करते हैं इफ एल्स। ठीक है, अभी हम फिर एग्जाम्पल को देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा और बेहतर एग्जाम्पल दिखाऊंगा ताकि वो आप प्रैक्टिकलिटी इसकी और समझोगे। ठीक है, आप मेरे को आंसर खुद दोगे इसका आगे जाके। स्टूडेंट्स, अब आप इसको देखो, मैंने यहाँ पे एज अपनी 17 डाल दी है। मैं लिखता हूँ कि अगर मेरी एज 18 से इक्वल है या फिर बड़ी है तो ये रन करो। ठीक है, एडल्ट। अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरी कंडीशन ये फॉल्स है इफ़ वाली, ठीक है, अगर मेरी इफ़ की कंडीशन फॉल्स है तो फिर एक काम करो, आप एल्स को रन करो। देखो अभी एज मैंने 17 डाली, तो आपको क्या लगता है क्या रन होगा? हमारा कंपाइलर इसको पढ़ेगा, क्या हमारी एज 18 से बड़ी या फिर इक्वल है? नहीं, तो फिर वो इसको छोड़ देगा, वो इसको रन करेगा, एल्स को रन करेगा, और यहाँ पे माइनर प्रिंट कर देगा वो मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ कि मेरी एज भाई 100 है, तो उसने एडल्ट प्रिंट कर दिया। अब आप समझे इफ एल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ का रन कर दो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर एल्स का रन कर दो। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू या फिर फॉल्स होती है तो हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे पास कंडीशन 2 से ज़्यादा हो, हमारे पास ऑप्शन 2 से ज़्यादा हो, तब हम क्या करेंगे? तब हम इफ एल्स यूज़ नहीं करेंगे, तब हम सिंपल इफ, एलिफ और एल्स यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको समझाता हूँ एलिफ क्या होता है ताकि आपको और अच्छे से इसका मतलब समझ में आ जाए। ठीक है, अब रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारे पास रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, आप स्कूटी या बाइक चला रहे हो। ठीक है, तब ट्रैफिक पुलिस या हमको ट्रैफिक सिग्नल्स दिखते हैं। हमारे पास 3 तरीके के ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। रेड का मतलब है कि आप रुक जाओ, ग्रीन का मतलब है कि आप अपनी गाड़ी आगे बढ़ाओ, येलो का मतलब है कि आप थोड़ा स्लो कर लो। ठीक है, तो हम क्या देखें, अब मैं अगर इसको आपको वर्बली समझाने की कोशिश करूँ, इफ लाइट इज इक्वल टू रेड, तो प्रिंट कर दो स्टॉप। ठीक है, अगर लाइट इज इक्वल टू येलो, तो फिर आप प्रिंट कर दो स्लो।
अगर ये दोनों ही कलर नहीं है तो एल्स प्रिंट कर दो आप आपका गो। ठीक है, जब आपका कलर ग्रीन हो जाए तब हम बार बार इफ लगाएंगे तो हमारे कंपाइलर को पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हम पहला कंडीशन अपना इफ रखते हैं कि इफ लाइट इज इक्वल टू रेड सो स्टॉप एलिफ। अब जब हम दूसरी बार हमको इफ यूज करना होता है तो हम उसको एलिफ करके लिखते हैं। एलिफ लाइट इज इक्वल टू येलो तो प्रिंट कर दो आप स्लो डाउन। ठीक है, एल्स प्रिंट कर दो आप गो। अब मैं इसकी प्रैक्टिकलिटी करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको कोड और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे मार्क्स को 82 लिख दिया है। अब जैसे आपका अभी पेपर होंगे तो फिर आपको ग्रेड्स मिलने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि अगर आपके मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 है तो फिर आप इसमें ए ग्रेड प्रिंट करो। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि ए के बाद सीधा फेल कर दूंगा मैं किसी को, मैं लोगों को बी भी दूंगा, मैं लोगों को सी भी दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर आपके मार्क्स 80 से बड़े या फिर इक्वल टू हो तो आप उसको बी ग्रेड दे दो। तो मैं इफ कितनी बार लगाऊंगा, मैं ए ग्रेड के लिए भी इफ लगा रहा हूँ, मैं बी ग्रेड के लिए भी इफ लगा रहा हूँ, मैं सी ग्रेड के लिए भी इफ लगा रहा हूँ, ये तो अच्छी बात नहीं हुई ना। तो मैं इफ का भाई लगा दूंगा, यहाँ पे एलिफ लगा दूंगा। एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो बी ग्रेड, एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 तो सी ग्रेड, एल्स प्रिंट कर दो फेल। मार्क्स 82 थे तो बी ग्रेड दे दिया। अगर आपके मार्क्स आपको बहुत समझ में आ गए जो मैंने बोला है, आपके मार्क्स 96 आ जाते हैं तो आपको ए ग्रेड मिल जाएगा। अगर आपके मार्क्स मान लो 69 भी है ना, अगर आपके मार्क्स मान लो 69 है तो आपको यहाँ पे फेल कर देंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है कि 70 से बड़े और इक्वल टू पे सी ग्रेड, उससे नीचे सारे फेल। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं हमारे नेस्टेड लूप्स की। ठीक है, तो अगर आपको देखना आपकी क्लास में कितनी रोज है और हर रो में कितनी सीट्स है तो फिर मेरे को सीट का पैटर्न प्रिंट करना पड़ेगा। तो इसमें मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे नेस्टेड लूप्स को यूज़ करूँगा। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि मैं असल में क्या कह रहा हूँ, कि मतलब ऐसा तो नहीं है। फॉर लूप में आता है कंसेप्ट, फॉर लूप आप आगे समझने वाले हो, तो अभी मैं इसको आपको जस्ट दे रहा हूँ बस, ताकि आपको पता चल जाए कि आगे आने वाले क्लासेस में आप क्या सीखोगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ इसकी। तो स्टूडेंट्स, अब फॉर लूप यानी कि आने वाला, मतलब हालांकि आगे आने वाला कंसेप्ट है, लेकिन हम इसको इफ में भी पढ़ सकते हैं ताकि हम समझ जाए कि हमारा नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। कि हमारे पास एक आउटर लूप है, फिर हमारे पास एक इनर लूप है। पहले आउटर वाला लूप रन होगा, उसके बाद इनर वाला लूप रन होगा। जब इनर वाला लूप की सारी कंडीशन खत्म हो जाएगी तभी जाके हम आउटर वाले की +1 करने वाले कंडीशन। ठीक है, तो हम कहाँ थे स्टूडेंट्स। अब जैसे आपका फॉर रो इन रेंज आया है, ठीक है, अभी रो में 0 की वैल्यू है। हम आगे बात करने वाले हैं फॉर लूप के सिंटेक्स के भी अगले लेक्चर में, लेकिन आप अभी बस इसको सुनना। आपके रो में अभी 0 है, फिर आपके कॉलम में भी अभी 0 है, तो उसने 0 0 प्रिंट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे रो और कॉलम को प्रिंट करा रहे हैं। अब हमारे कॉलम की वैल्यू 1 होगी, अभी हमारा रो नहीं बढ़ेगा। हमारा रो तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक हमारा कॉलम फेल नहीं हो रहा था, जब तक कॉलम में 3 तक नहीं आ रही थी वैल्यू। रो में 0 ही है, तो रो 0 कॉलम 1 प्रिंट हो गया, फिर कॉलम फिर +1 हुआ, फिर रो 0 कॉलम 2 प्रिंट हुआ, फिर कॉलम फिर +1 हुआ, फिर रो 0 कॉलम 3 प्रिंट हो गया। अब हमारा जैसे ही इसको 4 मिलता है यहाँ पे, तो इसको पता चलेगा कि अब इसकी कंडीशन यहाँ पे फेल हो गई है, अब वो इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो ऊपर चला गया वापस आउटर लूप में। और अब हमारे रो की वैल्यू +1 हो गई, तो हमारा रो 1 अब हो गया, और फिर हमारा कॉलम फिर हमारा 0 है अभी, तो 1 0 प्रिंट हो गया, फिर 1 1 प्रिंट हो गया जब कॉलम फिर बढ़ा, फिर 1 2 प्रिंट हो गया जब कॉलम फिर बढ़ा। ऐसे ही कॉलम फिर 4 तक चलेगा, उसको 4 दिखा, वो फिर कंडीशन छोड़ के बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारा उसको जो कंडीशन, जो नंबर यहाँ पे मिल रहा है वो बस उसके पीछे वाले तक ही जा रहा है। ये फॉर लूप का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, यही फॉर लूप होता है कि जो आपने एंड कंडीशन लिखी है, मान लो 3 या 4, तो वो इससे -1 तक ही रीड करता है। आई होप आपको नेस्टेड लूप्स भी क्लियर हो रहा हो। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पैटर्न प्रिंटिंग की। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी हम फॉर लूप के बारे में बात करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि असल में फॉर लूप होता क्या है, ताकि आपको पैटर्न प्रिंटिंग आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर मुझे वेलकम को 10 बार प्रिंट करना है
तो फिर क्या मैनुअली 10 बार वेलकम लिखूंगा? मैं बार बार लिखूंगा प्रिंट वेलकम, प्रिंट वेलकम, प्रिंट वेलकम? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं फॉर लूप का यूज करूंगा। ठीक है, फॉर लूप से क्या होगा, मेरे को अपना वेलकम बस एक टेम्परेरी वेरिएबल में डालना है और मेरे को वो वेरिएबल 10 बार प्रिंट कराना है। अभी हम इसके सिंटेक्स हम देख कर आए हैं रो और कॉलम के कंडीशन में। मेरे को मैंने बार बार 10 1 2 1 3 लिखा, मैंने फॉर लूप का यूज़ किया और उसमें वैल्यू अपने आप +1 होती रहेगी। फॉर लूप का कंसेप्ट ही होता है। ठीक है, अब हम पैटर्न प्रिंटिंग के बारे में भी जानेंगे। उससे पहले फॉर लूप का सिंटेक्स आपको समझा देता हूँ। फॉर लूप का सिंटेक्स में होता क्या है, हमारे पास फॉर आई इन रेंज 5 है, तो हमारे पास एक कंडीशन है 0। हमारे पास एक कंडीशन है जहाँ पे हमको स्टार्ट पता है 0 और हमको एंड पता है 4। एंड 4 क्यों है, क्योंकि आप जो भी नंबर दोगे ना यहाँ पे, आपका फॉर लूप उससे -1 तक ही रन करता है। इससे आपका फॉर लूप यूज़ करने से आपसे आपका टाइम बहुत बचता है। ठीक है, आपको इतना बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं फॉर आई इन रेंज 5 लिखूंगा और मैं प्रिंट आई करूँगा, तो अभी आई में 0 की वैल्यू है तो पहले 0 प्रिंट होगा, फिर आई +1 हो जाएगा, फिर 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा। जैसे ही 5 आएगा उसको तो एंड कंडीशन तो अब एक्सीड हो गई, क्योंकि वो 5 को रन ही नहीं करेगा, वो 5 -1 तक ही रन करने वाला है हर बार। तो फिर वो लूप छोड़ के बाहर आ जाएगा और आपके पास 0 से लेकर 4 तक नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। ये फॉर लूप का कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं हमारे वाइल लूप के कंसेप्ट की। तो वाइल लूप आपको तब यूज़ करना है जब आपको पता ना हो कि आपको कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स प्रिंट करनी है। ठीक है, हम आगे आने वाले वीडियो में फॉर लूप और वाइल लूप के बीच का डिफरेंस ढंग से पढ़ेंगे और हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर भी जाएंगे। बट अभी आपको मैं ऊपर ऊपर से फॉर लूप वाइल लूप समझाता हूँ। अगले लेक्चर में आपको बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी फॉर लूप और वाइल लूप की। अब हम बात करने वाले हैं वाइल कंडीशन की, कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ही अब आगे स्टेटमेंट्स रन करो। जैसे मैंने कर दिया, अभी हमारा काउंट में 3 वैल्यू है। ठीक है, और मैं कर देता हूँ कि जब तक आपका काउंट 3 से छोटा है तब तक आप काउंट को प्रिंट करो और हर बार आप काउंट को +1 करो। ठीक है, तो अभी काउंट में 0 की वैल्यू थी, क्या काउंट 3 से बड़ा है, क्या काउंट 3 से छोटा है? बिल्कुल है। तो काउंट प्रिंट हो गया, 0 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब काउंट में 1 की वैल्यू हो गई क्योंकि हमने काउंट को +1 कर दिया। क्या अभी भी काउंट 3 से छोटा है? बिल्कुल हाँ। तो फिर काउंट को प्रिंट कर दो, तो अब 1 प्रिंट हो गया। काउंट फिर +1 हुआ, अब काउंट में 2 की वैल्यू आ गई। क्या 2 छोटा है 3 से? बिल्कुल हाँ। फिर काउंट को प्रिंट कर दो तो अब 2 भी प्रिंट हो गया। अब हमारे पास काउंट में 3 की वैल्यू आ गई। क्या 3 3 से छोटा है? बिल्कुल नहीं। तो फिर अब आपका स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म और आपको 0 1 2 प्रिंट होकर आ गया। तो ये है हमारा फॉर लूप और वाइल लूप कंसेप्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैटर्न प्रिंटिंग के बारे में और इसकी आपको इम्प्लीमेंटेशन में प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं पैटर्न प्रिंटिंग के बारे में। ठीक है, तो मेरे को पैटर्न प्रिंट करना है, तो पैटर्न क्या हो सकता है? पैटर्न स्टार से हो सकता है, पैटर्न बस 1 1 का भी हो सकता है। तो पैटर्न प्रिंटिंग में हमको नेस्टेड लूप्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो नेस्टेड लूप्स अभी हम कंसेप्ट पढ़ के आए हैं कि पहले ऊपर वाला लूप चलता है आउटर लूप, फिर हमारा इनर लूप चलता है। ठीक है, और उसमें आप कुछ भी प्रिंट करो, मैं स्टार प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी हमारे आई में 1 वैल्यू है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्ट 1 दिया और एंड 5 दिया, तो मतलब 1 से लेके 4 तक वैल्यू हमारे आई में रहेगी। आप देख सकते हो क्योंकि 4 बार ही रन हो रहा है। तो इससे हमको ये समझ में आया। अब हम प्रिंट कर रहे हैं, हमारी जे की रेंज है, उसको जितना भी आई की वैल्यू है करंट तब तक ये प्रिंट करो। जैसे आई में अभी स्टार्टिंग में 1 की वैल्यू है, तो जे ने इनर लूप में बस 1 रखा। फिर आई में 2 की वैल्यू आई तो जे ने इनर लूप में 2 रखा। ठीक है, ऐसे रन होता है असल में। तो वो कह रहा है कि जब जब ऐसा हो तो फिर आप स्टार प्रिंट करा दो। तो उसने स्टार प्रिंट करा दिया। मान लो मेरे को 1 प्रिंट कराना, तो फिर मैं यहाँ पे 1 प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, लेकिन इसको स्टार ही रखते हैं क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर स्टार ही पूछा जाता है। ठीक है, मान लो मेरे को एक और लाइन इसमें प्रिंट करानी है। ठीक है, मेरे को जिसमें 5 स्टार चाहिए, तो मैं अपने आउटर लूप की कंडीशन बढ़ा दूंगा और मेरे पास यहाँ पे एक और रो आ गई। तो आई होप आपको पैटर्न प्रिंटिंग भी एग्जाम में आए और फिर आप उसको ऐसे ही लिखो, और जैसे मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ आप उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके लिख दो। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ ब्रेक कंडीशंस भी होती है, जैसे कि ब्रेक हो गया और कंटिन्यू हो गया। तो ब्रेक का मतलब है
कि आप लूप को तुरंत बंद कर दो और जो भी कंडीशन पर हो आप उसको छोड़ के आ जाओ। ठीक है, अब इससे मेरा मतलब क्या है? ब्रेक का मतलब है कि आप लूप को छोड़ दो, कंटिन्यू का मतलब है कि आप स्किप कर दो। अभी आप एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे कि जैसे फॉर आई इन रेंज 5 है, मतलब हमारा आई 0 से लेके 4 तक वैल्यू प्रिंट कराएगा, और मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही आपका आई 3 के इक्वल हो ना, अब वैसे ही ब्रेक कर दो। तो आपका कंपाइलर क्या करेगा? वो 0 प्रिंट करेगा, वो 1 प्रिंट करेगा, वो 2 प्रिंट करेगा, और जैसे उसको 3 मिलता है ना, वो ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, क्योंकि ब्रेक का मतलब है कि एग्जिट कर दो लूप को इमीडिएटली। ठीक है, तो ब्रेक का मतलब है कि आप लूप को छोड़ दो। कंटिन्यू का मतलब है कि आप स्किप कर दो, आप जिस भी कंडीशन पर हो अभी। ठीक है, अब जैसे मेरे को इवन को स्किप करना है, ठीक है, नहीं अभी मैं आपको इसमें वापस इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे को इस बार 3 की वैल्यू के बाद ख़त्म नहीं करना, मेरे को इस बार 3 की वैल्यू स्किप करनी है, बाकी सब वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कि इफ़ मेरा i इज इक्वल टू 3, तो फिर आप ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिख दो। तो आपका i जैसे ही 3 पर आएगा वो इसकी वैल्यू स्किप कर देगा और वो 4 और 5 को प्रिंट कर देगा। अगले ही लेक्चर में आपको मैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करके बताऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में वो और क्लियर हो। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, ताकि उसकी एक अलग से क्वांटिटी बनी रहे और आप उस सारे के सारे एग्जाम्पल्स को एक साथ देख लो। ठीक है, आगे आने वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको बिल्कुल स्किप मत करना। और जो जो मैं आपको हिंदी में कह रहा हूँ, आपको इसको बस अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, और वो एग्जाम्पल्स जो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, आपको वो एग्जाम्पल्स बिल्कुल ध्यान से सुनने हैं, और वो सेम एग्जाम्पल आपको अपनी कॉपी में लिख के आना। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज हमने क्या क्या सीखा। आज का जो मैंने बताया क्या क्या है वो आपको समझ में आया या नहीं आया। आज हमने पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पढ़ा, जो है इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स। हमने फॉर लूप और व्हाइल लूप का थोड़ा सा जस्ट लिया, हमने नेस्टेड लूप्स के बारे में जाना, हमने पैटर्न प्रिंटिंग के बारे में जाना, हमने ब्रेक और कंटिन्यू का थोड़ा सा जस्ट लिया, और इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन में अगले ही लेक्चर में बताने वाला हूँ, तो काइंडली आप उसको भी एक बार चेक करना। ठीक है, ये टॉपिक्स आगे फंक्शंस और प्रोजेक्ट बनाने में बहुत यूज़ होने वाले हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। आप जब भी कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो सबसे पहले सोचना कि यहाँ डिसीजन चाहिए या फिर रिपीटेशन। अगर डिसीजन चाहिए हो तो फिर आपको इफ़ यूज़ करना है, अगर रिपीटेशन चाहिए हो तो आपको फिर लूप यूज़ करना है। सो आई होप कि आपको आज का कंसेप्ट क्लियर होगा, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आज का लेक्चर। और आपको कटारिया फार्मेसी का यूनिट 2 का पार्ट 1 आई होप क्लियर होगा। अगला पार्ट 2 आपको नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही जल्दी आने वाला है। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए हो तो फिर आपको बस कटारिया फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर जाके, और बहुत ही कम 99 रुपीज़ में आपको आज के नोट्स मिल जाएंगे। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपका आज का कंसेप्ट क्लियर हो।